नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। विगत 48 घंटों के दौरान हुई झमाझम बारिश की वजह से शहर सहित जिले के कई इलाके जलमग्न होते दिखाई दिए और आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। अमरावती शहर के राजकमल चौक, ऑटो गली व मूची गली जैसे प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में सड़कों सहित दुकानों के भीतर जल जमाव की स्थिति रही। ऐसे में हर कोई इस सोच में डूबा दिखाई दिया कि महज आधे पौन घंटे की इतनी कम बारिश के बावजूद हर तरफ घुटने जितना पानी कैसे जमा हो गया है। इस सवाल का बेहद सीधा और स्पष्ट जवाब यह है कि इन दिनों अमरावती शहर सहित जिले के कई तहसील स्तरीय शहरों में सीमेंट की सड़कें बना दी गई हैं और सड़कों के किनारे पेविंग ब्लॉक लगा दिए गए हैं। समूचे शहर में जमीन पर एक तरह से सीमेंट की चादर बिछा दी गई है, जिसकी वजह से बारिश का पानी जमीन में रिसकर उसे भूगर्भ में जाने हेतु जगह उपलब्ध नहीं है। ऐसे में आसमान से बरसने वाला पानी इसी सीमेंट की चादर पर जल जमाव के तौर पर इकट्ठा हो जाता है और हल्की फुल्की बारिश में भी लगभग बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। जब से अमरावती शहर सहित जिले में सीमेंट की सड़कें बनानी और पेविंग ब्लॉक लगाने शुरू किए गए, तब से हर किसी को अपने मकान दुकान के दरवाजे तक पेविंग ब्लॉक और सीमेंट की सड़क चाहिए है। साथ ही इन दिनों लोग बाग अपने घर के आंगन को भी सीमेंटिंग करते हुए समतल बना देते हैं, जिसकी वजह से जमीन में पानी घुसने के लिए कहीं पर भी खुली मिट्टी उपलब्ध नहीं है। वहीं दूसरी ओर अमरावती शहर में भूमिगत गटर योजना का भी शुरू होना बेहद जरूरी है। यह योजना विगत लंबे समय से प्रलंबित पड़ी है। अगर यह योजना शुरू हो जाती है तो इसके जरिए जल निस्तारण का काम हो सकता है। विगत 48 घंटों से लगातार हो रही झमाझम बारिश के चलते जहां एक और किसान बेहद आह्लादित हैं, वहीं दूसरी ओर इस बारिश की वजह से जिले की दरियापुर, अंजनगांव, सुरजी व भातकुली तहसील में काफी हद तक नुकसान का सामना करना पड़ा है, जिसमें सर्वाधिक नुकसान दरियापुर तहसील में हुआ है, जहां पर 130 गांव बारिश और बाढ़ के प्रभाव में आए हैं। साथ ही 115 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा दरियापुर तहसील में 12,660 हेक्टेयर क्षेत्र में खेतों की उपजाऊ मिट्टी बह गई है। वहीं भातकुली तहसील में 24 गाँव बारिश की वजह से प्रभावित हुए हैं और 23 हेक्टेयर क्षेत्र में खेतों की उपजाऊ मिट्टी बह जाने के साथ ही 245 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों का 33% से अधिक नुकसान हुआ है। इसके अलावा अंजनगांव, सुरजी तहसील में 12 गांव बाढ़ और बारिश से प्रभावित हुए हैं और 7 घरों का पूर्णतः नुकसान हुआ है। साथ ही 74 हेक्टेयर क्षेत्र में खेतों की उपजाऊ मिट्टी बह जाने के साथ ही करीब 34 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों का 33% से अधिक नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर विगत 2 दिनों से लगातार चल रही बारिश के चलते जिले में 166 गाँव प्रभावित हुए हैं और 122 घरों का पूरी तरह नुकसान हुआ है। इसके अलावा 12,757 हेक्टेयर क्षेत्र में खेतों की उपजाऊ मिट्टी बह जाने के साथ ही 278 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों का 33% से अधिक नुकसान हुआ है। जिले के तिवसा तहसील परिसर अंतर्गत वर्रा गांव में तेज आंधी तूफान के साथ हुई बारिश की वजह से कई घरों का पूर्णतः व अंशतः नुकसान हुआ, जिसकी जानकारी मिलते ही राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर तुरंत ही वर्रा गांव पहुंची और उन्होंने प्रभावितों से संवाद साधने के साथ ही उन्हें दिलासा देते हुए उन्हें किराना व अनाज की सहायता भी उपलब्ध कराई। इस समय वर्रा गाँव में हुए नुकसान का मुआयना करते हुए पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने सभी प्रभावितों को जल्द से जल्द अनुदान मिलने हेतु प्रशासन को पंचनामे और सानुग्रह अनुदान के प्रस्ताव संबंधी कार्रवाई को तत्काल पूर्ण करने का निर्देश दिया। साथ ही जिले में अन्य स्थानों पर बारिश एवं आंधी तूफान की वजह से हुए नुकसान के बारे में जिला प्रशासन से जानकारी हासिल करते हुए जिला प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा 23 जुलाई से पहले कक्षा 10वीं तथा 2 अगस्त से पहले कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी ओर कक्षा 10वीं व 12वीं के करीब 16.5 लाख विद्यार्थियों का आगे चलकर कोई शैक्षणिक नुकसान न हो तथा अगली कक्षाओं की प्रवेश प्रक्रिया में विलंब न हो, इस बात के मद्देनजर तंत्र शिक्षा संचालनालय ने विद्यार्थियों को अपने परीक्षा क्रमांक का आधार लेते हुए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध करा दी है, जिसके लिए तंत्र शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल कनेक्ट नाम का उपक्रम शुरू किया गया है, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी परंपरागत शिक्षा की बजाय तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आने हेतु प्रवृत्त हों। नांदगांवपेट एमआईडीसी में स्थित सुदर्शन जींस नामक कंपनी द्वारा 48 स्थानीय कामगारों को काम से हटाए जाने के विरोध में यहां के मजदूरों द्वारा शुरू किया गया श्रृंखलाबद्ध अनशन पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा की गई मध्यस्थता के बाद खत्म किया गया। साथ ही पालक मंत्री द्वारा दिए गए निर्देश पर सुदर्शन जींस कंपनी ने काम से हटाए गए 48 कामगारों को काम पर वापस रखना मान्य किया। इस समय पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने स्पष्ट चेतावनी दी कि स्थानीय भूमिपुत्रों पर किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं आंदोलनकारी मजदूरों ने इस मध्यस्थता के लिए पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के प्रति आभार ज्ञापित किया है। जिले की सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा में विगत वर्ष 22 सितंबर को अचलपुर, मूर्तिजापुर, शकुंतला रेलवे तथा अकोला, अकोट, धुलघाट रेलवे डाबका खंडवा रेल मार्ग के विस्तारीकरण व रेल यातायात को शुरू करने का मसला उठाया था, जिसे तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गंभीरता से लेते हुए इस पर सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया था। इसे लेकर विगत 5 जुलाई को सांसद नवनीत राणा के नाम पर भेजे गए अपने पत्र में तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इन दोनों रेल मार्गों पर केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे कामों की जानकारी देने के साथ कहा कि शेष बचे काम के लिए वन्य जीव प्राधिकरण से अनुमति मांगी जा रही है और यह अनुमति मिलते ही इस मार्ग का विस्तारीकरण किया जाएगा। इस संदर्भ में सांसद नवनीत राणा ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा अपनी मांग पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिए जाने के चलते उनके प्रति आभार ज्ञापित किया है।
शिवसेना की युवा इकाई रहने वाली युवा सेना के अध्यक्ष तथा राज्य के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे के बेहद नजदीकी एवं खासम खास युवा सेना के प्रदेश सचिव आदित्य सरदेसाई आगामी 15 व 16 जुलाई को अमरावती जिले के दौरे पर आ रहे हैं। अपने इस दौरे के तहत वरुण सरदेसाई विगत 2 वर्षों के दौरान अमरावती जिले में युवा सेना द्वारा किए गए कामों की समीक्षा करेंगे। साथ ही युवा सेना की शहर व जिला कार्यकारिणी का पुनर्गठन भी करेंगे, जिसके लिए वे शहर व जिला पदाधिकारियों को बदलने की प्रक्रिया के तहत अलग अलग पदों पर काम करने के इच्छुक युवा सैनिकों का साक्षात्कार भी लेंगे। विगत कुछ दिनों से लगातार जारी पेट्रोलियम दर वृद्धि के लिए केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों का निषेध करते हुए कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI द्वारा अमरावती शहर में मालवीय चौक से इरविन चौक के बीच कार धकेलो आंदोलन किया गया, जिसके तहत एक कार को रस्सी से बांधकर खींचा और धकेला गया। इसके साथ ही एक दुपहिया वाहन को रस्सी के फंदे से बांधकर पेड़ से लटकाया गया। इस आंदोलन में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ NSUI पदाधिकारियों द्वारा जमकर नारेबाजी की गई तथा इरविन चौक स्थित अग्रवाल पेट्रोल पंप के सामने पेट्रोलियम पदार्थों की दरें कम करने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। 100 आपल्या पेट्रोलने गेल्या 2 महिने पहिले पार केली आणि आता डिझेलची सुद्धा त्याच मार्गावर वाटचाल आपल्याला दिसून येत आहे। तर याच्या निषेधार्थ गेल्या 1 महिन्यापासून वेळोवेळी NSUI युवक काँग्रेस व काँग्रेस पक्षातर्फे आंदोलन करण्यात येत आहे। तरी आज या अनुषंगाने आम्ही कारला धक्का दो आंदोलन याच्या निषेधार्थ इथे केलेलं आहे। सामान्य लोकांच्या भावना पोहोचवायचं काम NSUIने या आंदोलनाच्या मार्फत आज केलेलं आहे। पेट्रोल के दाम कम करो। वहीं दूसरी ओर पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की दर वृद्धि के खिलाफ अमरावती जिला व विधानसभा युवक कांग्रेस की ओर से 2 लाख हस्ताक्षर जुटाने का अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत इरविन चौक स्थित अग्रवाल पेट्रोल पंप पर इस अभियान का प्रारंभ किया गया। इस समय युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पेट्रोलियम पदार्थों की दर वृद्धि के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताया और केंद्र सरकार का निषेध किया। साथ ही कहा गया कि अमरावती शहर सहित समूचे जिले में 12 से 18 जुलाई के दौरान यह हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और करीब 2 लाख हस्ताक्षर संकलित करते हुए पेट्रोलियम पदार्थों की दरों को कम करने का निवेदन राष्ट्रपति के नाम भेजा जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा अचानक लागू किए गए स्टॉक लिमिट के खिलाफ खरीदार व आड़त एसोसिएशन द्वारा शुरू किए गए कामबंद आंदोलन को सोमवार 12 जुलाई से खत्म कर दिया गया है, जिसके बाद अमरावती जिले की सभी फसल मंडियां एक बार फिर पहले की तरह गुलजार हो गई हैं और यहां पर किसानों से उनकी उपज खरीदने का काम शुरू हो गया है। हालांकि फसल मंडी में जारी काम के दौरान आड़त व्यापारियों एवं खरीदारों द्वारा काली फीत लगाकर अपना काम करना शुरू किया गया है। शहर के गोरक्षण प्रभाग क्रमांक 13 में विकास कार्यों को प्राथमिकता दिए जाने की मांग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायिक सुरक्षा परिषद ने शहर की विधायक सुलभा खोड़के को एक निवेदन सौंपा, जिसमें बताया गया कि विगत 20 वर्षों से अंबापेट गोरक्षण प्रभाग के अंतर्गत आने वाले देशपांडेवाड़ी, हिंदू स्मशान रोड व बालाजी प्लॉट में विधायक व सांसद निधि से कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। ऐसे में यहाँ पर विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। उमेद अभियान अंतर्गत काम करने वाली महिला कैडर को नियमित रूप से मानधन देने के साथ ही उनके मानधन में बढ़ोतरी करने की मांग को लेकर उमेद अभियान के जिला प्रबंधक को निवेदन दिया गया, जिसमें कहा गया कि उमेद अभियान अंतर्गत काम करने वाली महिलाओं को नियमित रूप से मानधन दिया जाए और उनके मानधन में वृद्धि भी की जाए। महाराष्ट्र राज्य ग्राम पंचायत कर्मचारी महासंघ के बैनर तले ग्राम पंचायत कर्मचारियों ने सुधारित न्यूनतम वेतन लागू करने की मांग को लेकर जिला परिषद कार्यालय के सामने तीव्र आंदोलन किया। साथ ही अपनी मांगों को लेकर एक निवेदन भी जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिशान पांडा को सौंपा गया। विदर्भ लघु वेतन कर्मचारी संघ के माध्यम से शिक्षा उप संचालक को निवेदन सौंपते हुए मांग की गई कि तीसरी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति तथा शासकीय योजना का लाभ दिया जाए। वाल्मीकि समाज सकल पंच तथा श्री महर्षि वाल्मीकि नवयोग संगठन द्वारा आगामी 22 और 23 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व तथा वाल्मीकि समाज के आराध्य श्री संत रामदास जी बाबा भिकादास जी उदासी की पुण्यतिथि अवसर पर भव्य भंडारा व लंगर का आयोजन किया जा रहा है। काली माता मंदिर के सामने स्मशान रोड पर स्थित श्री संत रामदास जी बाबा उदासी के स्थान पर पूर्व पार्षद रतन डिंडोली की अध्यक्षता में यह आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत 22 जुलाई को रात 9 बजे से 23 जुलाई के ब्रह्म मुहूर्त तक सत्संग, भजन कीर्तन व सदगुरु इच्छानक का आयोजन होगा। साथ ही शुक्रवार 23 जुलाई की दोपहर 12 बजे सदगुरु की पौड़ी, सदगुरु को रोड भोग के साथ ही प्रसाद वितरण किया जाएगा। पश्चात लंगर महाप्रसाद का प्रारंभ होगा। महापौर चेतन गावंडे की संकल्पना के साथ शहर के प्रसिद्ध डॉक्टरों के संवाद कार्यक्रम का आयोजन फेसबुक लाइव उपक्रम के तहत किया गया है। इस संवाद कार्यक्रम के तहत कोविड संक्रमण की तीसरी लहर एवं पूर्व तैयारी के विषय पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर अनिल रोहनकर व महापौर डॉक्टर चेतन गावंडे द्वारा फेसबुक लाइव के जरिए शहर वासियों के साथ संवाद साधा गया। जिले में आज केवल 16 नागरिकों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं 3 दिन पश्चात 24 घंटे के दौरान केवल एक संक्रमित की मौत हुई, जो जिले के ग्रामीण क्षेत्र से वास्ता रखता था। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,323 पर जा पहुंची है। वहीं कोरोना मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1,558 पर पहुंच गया है। सोमवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 40 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 94,504 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 261 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 80 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 181 मरीजों का समावेश
समावेश है, जिसमें से इस समय 72 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 57 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 132 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 1725 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से केवल 0.98% लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण बढ़कर 98.11% पर पहुंच गया है। वहीं सोमवार को समूचे संभाग में 50 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 2, यवतमाल के 6, बुल्ढाना के 18 तथा वाशिम के 8 मरीजों का समावेश रहा। साथ ही सोमवार को संभाग में 86 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, यवतमाल के 2, बुल्ढाना के 27 तथा वाशिम के 16 नागरिक शामिल हैं। संभाग में अब तक 3,56,155 कोविड संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें से 3,49,868 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही कोविड संक्रमण के चलते संभाग में अब तक 5,552 लोगों की मौत हुई है, जिसमें अकोला के 1,142, यवतमाल के 1,786, बुल्ढाना के 665 तथा वाशिम के 401 मरीजों का समावेश है। चांदूर बाजार तहसील के विश्रोली स्थित पूर्णा जलाशय के जल संग्रह में विगत 2 दिनों से लगातार वृद्धि होने के कारण किसी भी समय इस बांध के दरवाजे खोले जाने की संभावना प्रकल्प व्यवस्थापन की ओर से राजस्व विभाग को पहले ही दे दी गई है। ऐसे में अचलपुर उपविभागीय अधिकारी ने पूर्णा नदी किनारे सभी गांवों को पहले ही अलर्ट कर दिया था, जिसके बाद सोमवार की सुबह 11 बजे इस जलाशय के उगम स्थान पर हुई बारिश के चलते जलाशय के जलस्तर में हुई वृद्धि के कारण जलाशय के 2 दरवाजे 5 सेंटीमीटर खोले गए, जहाँ से इस समय प्रति सेकंड 7 घन मीटर पानी छोड़े जाने की जानकारी पूर्णा प्रकल्प के अधिकारियों द्वारा दी गई है। पार्वती नगर निवासी डॉक्टर हरीश बिंड, डॉक्टर वैशाली बिंड एवं डॉक्टर उमेश बिंड ने कोविड संक्रमण काल के दौरान किसी भी बात की परवाह न करते हुए मरीजों के लिए अपना अस्पताल पूरा समय खुला रखा था और अपने यहाँ आने वाले सभी मरीजों का इलाज भी किया। इस उपलक्ष्य में पार्वती नगर निवासी व श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर ट्रस्ट की ओर से सुपर कोविड अस्पताल के विभाग प्रमुख डॉक्टर अभिभूषण व युवा अलायंस के प्रदेश प्रमुख योगेश गुर्दे एवं शिव कुमार दलाल की प्रमुख उपस्थिति में बिंड परिवार को कोरोना योद्धा के तौर पर सम्मानित किया गया। वर्ष 2020 में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सभी स्कूल व कॉलेज को बंद रखकर ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर देते हुए घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई करने हेतु कहा था। साथ ही अब शिक्षा मंत्री द्वारा यह कहा गया है कि वर्ष 2021 में भी पढ़ाई लिखाई का काम ऑनलाइन ही हुआ जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए सारे फाउंडेशन नामक संगठन द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन सर्वे अमरावती में किया गया, जिसमें पाया गया कि 71.1% विद्यार्थियों ने ऑनलाइन एजुकेशन के लिए अपनी नापसंदगी दर्शाई है। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक द्वारा 700 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड निवेश के मामले में 3 करोड़ 39 लाख रुपए का ब्रोकरेज दिए जाने के मामले में जिला मध्यवर्ती बैंक पर नियुक्त प्रशासक संदीप जाधव की शिकायत पर विगत 15 जून को कोतवाली पुलिस ने बैंक के तत्कालीन सीईओ जयसिंह राठौड़ व कर्मचारी राजेंद्र कडू सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किए थे। इस मामले में नामजद हुए जिला बैंक के कर्मचारी व ब्रोकर आदि ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए स्थानीय न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी। आज सेकंड एडहॉक अग्रवाल के न्यायालय ने बैंक के तत्कालीन मैनेजर जयसिंह राठौड़ व कर्मचारी राजेंद्र कडू की गिरफ्तारी पूर्व जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। ऐसे में पुलिस द्वारा इन दोनों को किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है। कोतवाली पुलिस स्टेशन अंतर्गत चौधरी चौक पर बलराम करतालमल सन्स नामक किराना व ड्राई फ्रूट की दुकान में बीती रात अज्ञात चोरों ने खिड़की की ग्रिल को तोड़कर दुकान के भीतर प्रवेश किया और दुकान के काउंटर की तिजोरी में रखे 1,80,000 रुपए की नगद राशि चुरा ली। हालांकि यह चोर दुकान के पीछे की खिड़की से भीतर प्रवेश करते समय दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। इस फुटेज के आधार पर पुलिस द्वारा चोर का पता लगाया जा रहा है। मोर्शी के खोलवाटपुरा परिसर में रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को दुकान में आते जाते समय छेड़ने वाले मोर्शी निवासी प्रशांत उर्फ सोनू गणेश उदासी को स्थानीय न्यायालय ने धारा 354 व पोस्को की धारा 8 में दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। ग्रामीण एलसीबी की टीम ने अंजनगांव सुरजीत थाना क्षेत्र में महिला के गले से मंगलसूत्र छीनकर ले जाने वाली टोली को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इनमें मध्य प्रदेश के धोंडी गांव निवासी सुनील धोटे, दहिंद्रा निवासी सुनील ध्रुवे व एक नाबालिग का समावेश। साथ ही पुलिस ने इन तीनों से कड़ी पूछताछ के बाद उनके घर से चोरी का करीब 74,340 रुपए का माल बरामद किया। विगत 30 जून की रात अमरावती की प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश उर्मिला जोशी फाल्के के सरकारी बंगले में हुई चोरी के मामले में पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह द्वारा बंगले की सुरक्षा में तैनात 5 पुलिस कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। गाड़गीनगर थाना क्षेत्र के तहत कारखाने के शटर का ताला तोड़कर अज्ञात आरोपियों ने चोरी की थी। इस मामले में क्राइम ब्रांच के दल ने पेट्रोलिंग करते समय गुप्त जानकारी के आधार पर राजेश लुडवानी व प्रकाश नामदेव सोलंकी को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की और इन दोनों आरोपियों द्वारा ये चोरी की वारदात की कबूली दी गई। इससे पहले पुलिस विभाग में कार्यरत रहकर स्वेच्छा निवृत्ति लेने वाले शेखर ज्ञानेश्वर बिरे ने नांदगांव पेट थाना क्षेत्र के तहत होटल साई संतोष मराठा दरबार शुरू किया। कल रात पुलिस आयुक्त के विशेष दस्ते ने इस होटल पर छापा मारकर वहां से 3,760 रुपए कीमत की देशी व विदेशी शराब जब्त की। इसी तरह राजापेट थाना क्षेत्र में रुक्मिणी नगर परिसर में स्थित बडनेरा नई बस्ती निवासी रणधीर गुप्ता की सेंट्रो कार से 2 पेटी अवैध शराब जब्त की गई। दोनों मामलों में संबंधित पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है।
आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।